Dear students, good afternoon to you all. Hope beta you all quite fit and fine and doing hard work at your home. Yes beta, today I am going to tell you about your lesson, which one is coordination compounds. And we have very most important theory related to coordination compounds, which one is crystal field theory. So what are the important points related to crystal field theory? So before going to know about the important points related to crystal field theory, let us move to know about what was valence bond theory. What are the drawbacks of the valence bond theory? As earlier I have told you कि जो valence bond theory है वो अपने आप में जहाँ पे मेटल एटम और आयन जो है और जो लिगेंड इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो अपने आप में प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड होता है. द बॉन्ड बिटवीन metal atom or ion as well as with the ligand, which one is purely covalent bond. And the important or the drawbacks or the limitations of the valence bond theory, कि जो valence bond theory थी उस valence bond theory के drawbacks क्या थे. सबसे पहले जो इसका important drawbacks बनता है कि valence bond theory ये explain नहीं कर पाई कि जो हमारे पास strong field ligands हैं और जो weak field ligands हैं इन दोनों के बीच में या इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई, इन दोनों के बीच में इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाई कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड विच वन इज वीक फील्ड लिगेंड. पहला पॉइंट तो ये बनता है ड्रॉबैक का. दूसरा पॉइंट इसका क्या बना कि जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से बनने वाली जो ज्योमेट्रीज होती हैं इधर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाई कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से जो ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी, ये कैसे करके उनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए. या हम ये बोलेंगे कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो उनकी थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक जो स्टेबिलिटीज होती हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, उसको जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई. या अगला जो इसके अंदर जो ड्रॉबैक बना, हम ये बोलेंगे कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके लिए जो इनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई. इधर वी कैन से दैट कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाई. कौन नहीं कर पाई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. और जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स मिले, कुछ कमियां मिली, कुछ लिमिटेशंस मिले, तो उसके बाद जो जनरेशन हुई वो हुआ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को सबसे पहले इसका जो आइडिया दिया वो आइडिया दिया गया बाई बेथे या ब्लैक के नाम से साइंटिस्ट हुए. उन्होंने सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक्सप्लेन किया और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन करके इसके जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बने और इनको बेस मान करके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी या इनके अंदर जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, जिसे मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इसे क्या किया, एक्सप्लेन किया. कंसेप्ट ये आता है कि भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है. एक्चुअल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है बेटा, ध्यान से सुनेंगे. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होता है वो अपने आप में प्योरली आयनिक होता है. अभी तक हमने पढ़ा कि जो मेटल हो गया और जो लिगेंड हो गया, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. लेकिन जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बोला कि जो मेटल और लिगेंड हो गया इनके बीच बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो अपने आप में वो आयनिक बॉन्ड होता है. Either we can say that there is electrostatic interaction between the metal ion and the ligand. Metal ion हो गया, ligand हो गया, इनके बीच में electrostatic interaction होता है. Got the concept? और जो ligand होता है वो ligand अपने आप में एक पॉइंट चार्ज के जैसा ट्रीट किया जाता है. मतलब जो ligand है वो ligand अपना एक फील्ड प्रोवाइड करवाता है या उसका अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसके कारण जो लिगेंड है वो अपने आप में एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है. एक्चुअल में होता क्या है कि जो मेटल हो गया और जो लिगेंड हो गया
इनके बीच में अगर मान लो मेटल आयन हो गया और लिगेंड अगर मान लो नेगेटिवली चार्ज है, अगर लिगेंड के ऊपर चार्ज है तो उस कंडीशन में जाकर के मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कि दिस वन इज कॉल्ड आयन आयन इंट्रैक्शन। जो हमारे पास मेटल आयन हो गया और जो लिगेंड हो गया इनके बीच में, इन दैट कंडीशन कि भाई अगर हमारे पास जो लिगेंड है वो नेगेटिवली चार्ज है। गॉट द कंसेप्ट। द अनदर वन, अगर मान लो हमारे पास मेटल आयन के साथ में अगर लिगेंड अपने आप में पोलर है, इधर वी कैन से दैट डाइपोलर, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड या इंट्रैक्शन होगा उसे बोलेंगे मेटल या आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या बोला जाएगा? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन के नाम से ये जाना जाता है। गॉट द कंसेप्ट बेटा? यस एंड नो? इतना आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनेंगे। मैं लिखूंगा कि एन आइडिया अबाउट या एन आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी was given by बेथे एंड ब्लैक। ठीक है बेटा, सबसे पहले जो आइडिया दिया वो बेथे और ब्लैक ने दिया, एंड अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो पॉइंट है वो क्या बोलता है कि द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज आयोनिक एंड हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक interaction between metal ion and ligand। व्हाट द कंसेप्ट? आगे बेटा आपको समझ में क्या बोला गया कि जो मेटल हो गया या मेटल आयन हो गया और जो लिगेंड है, इनके बीच में जो बनने वाला जो बॉन्ड है, अगर उसकी मैं बात करूं तो वो बॉन्ड अपने आप में कैसा है बेटा? दिस वन आयोनिक। कैसा बॉन्ड बोला गया? इसको आयनिक बोला गया। मतलब मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड कैसा बना? आयोनिक बन गया। और अगर आयोनिक बन रहा तो इसके अंदर जो इंट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगा। बहुत क्लियर है बेटा? किस किस के बीच में? मेटल आयन हो गया और साथ में क्या लिया? लिगेंड लिया। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे। यहां लिखा जाता है, या मैं बोलूंगा if the ligand is negatively charged, कि अगर लिगेंड अपने आप में नेगेटिवली चार्ज हो, जैसे मान लो दैट इज करके मैं लिखूंगा Cl नेगेटिव आयन हो गया, Br नेगेटिव आयन हो गया, I नेगेटिव आयन हो गया, Cn नेगेटिव आयन हो गया या F नेगेटिव आयन हो गया। अगर नेगेटिवली चार्ज हमारे पास क्या है? लिगेंड है, और तब क्या बोलेंगे हम? दिस वन मेटल आयन। ठीक है बेटा, तो मेटल आयन मतलब Mn+ आयन मैंने यहां पे लिख दिया। सो दैट, उस कंडीशन में, सो दैट देयर इज आयन आयन इंट्रैक्शन। तो यहां क्या होगा? आयन आयन इंट्रैक्शन होगा। किस किस के बीच में? बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड। ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास जो मेटल है, मेटल आयन, और लिगेंड को हमने कैसा ले लिया? लिगेंड को लिया बेटा हमने नेगेटिवली चार्ज्ड। ये मेटल आयन है और लिगेंड को हम क्या ले रहे हैं? दिस वन नेगेटिवली चार्ज। इतना आपको ध्यान रखना है।
तो नेगेटिवली चार्ज में क्लोराइड आयन हो गया, ब्रोमाइड आयन हो गया, आयोडाइड आयन हो गया, लाइक साइनाइड आयन हो गया, फ्लोराइड आयन हो गया, दीज ऑल आर नेगेटिवली चार्ज। और साथ में आ गया मेटल आयन। इसलिए अगर मैं यहाँ इसे ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास क्या बना, दिस वन, कि ये हमारे पास मेटल आयन हो गया, दिस वन N+ आयन लिख दो आप, ठीक है। और इसके साथ में क्या लिखेंगे, लाइक दिस वन, यहाँ हमारे पास क्या है, लिगेंड है। और लिगेंड अपने आप में कैसा है, लिगेंड को मैं X से डिनोट करता हूँ। लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज दे दिया मैंने, नेगेटिव चार्ज दे दिया। बहुत क्लियर है बेटा। तो इन दोनों के बीच में अब जो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, ये भी आयन हो गया बेटा, और ये भी क्या है, आयन है। इसलिए इसे बोला जाएगा दिस वन आयन आयन इंटरेक्शन। ये अपने आप में आयन आयन इंटरेक्शन के नाम से जाना जाएगा, जो कि किस किस के बीच में हो रहा है, मेटल आयन हो गया और जो हमारे पास लिगेंड है। ध्यान रखेंगे X जो मैंने यहाँ लिखा वो लिगेंड से मैंने क्या कर दिया, X नेगेटिव आयन जो लिखा वो लिगेंड है। मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बना वो आयन आयन इंटरेक्शन के नाम से जाना गया। बहुत क्लियर। अगर मान लो अगली कंडीशन हम क्या लिखते हैं, कि अगर मान लो अगली कंडीशन क्या बनती है, यहाँ लिखूंगा इफ द ligand is polar in nature। अगर ligand अपने आप में पोलर है, दैट इज करके लिखूंगा, लाइक वी हैव, जैसे मान लो अमोनिया हो गया, जैसे वाटर हो गया, या जैसे कार्बोनिल हो गया, दिस ऑल आर, ये अपने आप में पोलर है। अगर ligand कैसा हो, पोलर हो, मतलब जैसे मान लो आप अमोनिया को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो बेटा हमारे पास जो अमोनिया है, इस अमोनिया को अगर मैंने ड्रॉ किया तो मान लो मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, तो यहाँ पार्शियल का नेगेटिव बन गया, और यहाँ हाइड्रोजन है तो पार्शियल का पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन हो गया पार्शियल का पॉजिटिव, ठीक है बेटा। ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिए। या जैसे मान लो अगर आप वाटर को ले रहे हैं, तो मान लो आप वाटर को ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे करके अगर आपने वाटर को ड्रॉ किया, पार्शियल का पॉजिटिव यहाँ आ गया, पार्शियल का पॉजिटिव, और ये नेगेटिव आपने ड्रॉ कर दिया। तो ये अपने आप में कैसा है, ये लिगेंड, ये पोलर है। ये भी कैसा है, दिस वन पोलर है। तो ये पोलर है, मतलब इनके अंदर 2 पोल्स हैं, इसलिए अपने आप में क्या दिखाते हैं, दीज ऑल आर डाइपोलर इन नेचर। ये अपने आप में कैसे नेचर के हैं बेटा, डाइपोलर नेचर के हैं। और अगर मान लो ये डाइपोलर नेचर के हैं, तो अब जो मेटल आयन होगा, लाइक दिस वन, या मैं क्या करता हूँ, मेटल आयन को ड्रॉ करता हूँ, लाइक दिस वन, क्या किया हमने, यहाँ लिया मेटल आयन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, और इसके साथ में क्या दिखा रहा हूँ, लाइक दिस वन लिगेंड। लिगेंड कौन सा, मान लो मैं अमोनिया को ड्रॉ करता हूँ, या वाटर को लिया, या CO को लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लाइक दिस वन। ये ऐसे करके हमने ड्रॉ किया, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया आयन, मेटल आयन, और ये हो गया हमारे पास दिस वन डाइपोलर, डाइपोल। दैट्स वाई अब जो इंटरेक्शन बनेगा उसे क्या लिखेंगे, दिस वन आयन डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आया होगा। क्या समझ में आया, समझने के लिए कंसेप्ट क्या था, मैंने आपको बोला कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो बोलती है कि जो मेटल और जो लिगेंड है इनके बीच का बॉन्ड प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड है। और कोवैलेंट बॉन्ड सभी बच्चों को पता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आपसी साझेदारी होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, जहां पे 2 एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, आपसी साझेदारी होती है। बट अकॉर्डिंग टू, अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देख रहे हैं तो ये क्या बोल रहा है कि जो मेटल है और जो हमारे पास लिगेंड है, इनके बीच का जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बनता है। आयनिक बनने का मतलब हो गया, अगर आयनिक बनेगा तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, या इंट्रैक्शन, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। तो अगर मान लो हमारे पास कि जो हमारे पास मेटल आयन है और लिगेंड है, अगर इनके बीच का बॉन्ड अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बेस माने तो वो अपने आप में आयनिक है। दैट्स वाई अगर मान लो हमारे पास, अगर मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूं, एक एग्जाम्पल बेटा मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं कि जैसे मान लो CO हो गया और F6 हो गया और 3 नेगेटिव हो गया, 3 नेगेटिव हो गया बेटा, ठीक है, दिस वन नेगेटिव।
अगर मान लो मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो प्लस का 3 आ जाएगा, और साथ में जो यहाँ फ्लोराइड आयन है दिस वन नेगेटिव, इसलिए ये भी आयन है और ये भी आयन है, लेकिन ये आयन कैसा, दिस वन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये आयन और ये आयन, दैट्स वाई दिस वन आयन आयन इंट्रैक्शन। या मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं CO, और यहाँ लिखते हैं हमने NH3 हो गया, और यहाँ हमारे पास +3 का चार्ज आ गया। कोबाल्ट से बनेगा CO+3 आयन बनेगा, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, दिस वन अमोनिया, और ये अपने आप में अमोनिया कैसा, दिस वन पोलर, ये डाइपोल बनाता है, और ये अपने आप में आयन है, दैट्स वाई यहाँ जो इंट्रैक्शन बनेगा आयन डाइपोल का बनेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया कि भाई हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है, ये आयनिक बॉन्ड के बारे में डिफाइन करती है। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट क्या बनता है, थोड़ा देखो आप। हाँ देखो बेटा, अगला कंसेप्ट है कि अगर मान लो, अब ध्यान से सुनेंगे, मेटल आयन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, आई एम सेइंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मेटल आयन, या मेटल की मैं बात कर रहा हूँ, तो किसी भी मेटल की अगर आप बात करो तो मेटल के अंदर, क्योंकि हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाते हैं, तो इनके अंदर कोई भी जो मेटल है उसके अंदर क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं। जो मेटल है उसके अंदर क्या है, डी ऑर्बिटल्स हैं, और जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो टोटल नंबर में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा इन अ मेटल कंसिस्ट, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, इन अ मेटल कंसिस्ट डी ऑर्बिटल्स और 5 डी ऑर्बिटल्स। किसी भी मेटल के अंदर 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, मेटल में क्या है, डी ऑर्बिटल है। और अगर ये जो डी ऑर्बिटल हैं, पहले मैं आपको इनकी शेप आपको बता लेता हूँ कि कैसे करके इनकी शेप्स बनती हैं, थोड़े इसके ऊपर हम वर्क करते हैं। जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं उनको अगर आपको ध्यान है, हमने कैटेगराइज किया कि जो डी ऑर्बिटल हैं 5 ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे, वन, 2, 3, 4 एंड 5। जो हमारे पास डी सब शेल है बेटा, इस डी सब शेल के अंदर 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। जनरली मैंने ऑर्बिटल को ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ लिखूंगा दिस वन 5 डी ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। अब ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, अगर आपको इनके नाम याद हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कौन कौन से बनते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा DXY, DYZ, DZX, DX² Y² एंड DZ²। 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स बनते हैं। अगर मैं इनकी शेप के बारे में अगर आपको आइडिया दूं, अगर मान लो डी ऑर्बिटल की शेप की अगर बात करें, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें इस कंसेप्ट को समझने में, तो जो शेप इनकी बनती है डी ऑर्बिटल की, उसे बोला जाता है दिस वन डबल डम्बेल की शेप बनती है। कैसे शेप बनती है बेटा डी ऑर्बिटल की, डबल डम्बेल बनती है। अगर डबल डम्बेल बन रही है तो इनको हम क्या करेंगे, 1 by 1 मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। जैसे मान लो पहले नंबर आएगा हमारे पास DXY। DXY को हम कैसे करके ड्रॉ कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे। ऐसे करके बेटा हमने ये ड्रॉ किया, और ये लाइन दिस वन X और इसे Y ले लो, या एक दूसरा पहले एक बार में स्केच कर लेता हूँ सभी। हैं नाउ द सेकंड वन DXY के बाद DYZ, नाउ द सेकंड वन। इसके बाद थर्ड नंबर यहाँ लिख देंगे DZX। इसके बाद फोर्थ नंबर आएगा दिस वन DX² Y²। फिफ्थ नंबर आएगा
डी जेड स्क्वायर। ये आपने +1 में भी पढ़े हैं, फिर भी आपको मैं रिकैप करवा लेता हूँ कैसे करके हम इनको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे मान लो सबसे पहले आपने डी एक्स वाई को अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो मतलब यहाँ हमारे पास ये x हो गया और ये y हो गया। तो यहाँ से लोब आपको ड्रॉ करने हैं बिल्कुल इसकी मिड से, ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया और एक लोब को यहाँ से लिया। दिस वन डबल डम्बल x और y के बिल्कुल मिड से, तो डी एक्स वाई बन गया। ठीक बेटा, दूसरा बनाते हैं डी वाई जेड को अगर आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये y बनेगा और ये z ले लिया हमने। इनको आप कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी y z बोलेंगे तो मतलब y और z के बीच में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ अगर आप y z बोल रहे हैं तो इसे आपने कैसे ड्रॉ किया, देखो बेटा, ये हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये बना दिया और ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया, ये वाई जेड बन गया। अब बनाते हैं आप डी जेड एक्स। अगर डी जेड एक्स आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये ऐसे बना दिया, जेड एक्स, ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया। जेड एक्स के बिल्कुल मिड से यहाँ से ले आओ, जस्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से आपने ये ड्रॉ किया। ठीक है बेटा, और ये ऐसे करके आपने इसे बना दिया, ये जेड एक्स बन गया। अब बनाते हैं हम डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को। डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कैसे करके ड्रॉ करेंगे बेटा, यहाँ लेते हैं हम इसे, ऐसे लाइन ड्रॉ किया हमने और ये ऐसे ड्रॉ किया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। बिल्कुल यहाँ से लाइन ले जाओ, यहाँ से लेकर के यहाँ ले आओ, ऐसे बना दिया, या यहाँ से लेकर के यहाँ से लाइन को यहाँ ले जाओ, ये ऐसे करके ड्रॉ किया। ये y है, दिस वन y, दिस वन x। अगर आप डी जेड स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं तो ऐसे करके लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दी, ये ऐसे बना दिया। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। और इसके बाद डी जेड स्क्वायर, ये जेड है, यहाँ से आप ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे करके ड्रॉ, ये हमारे पास, और एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे करके। यहाँ अगर आप जेड ले रहे हैं, ये एक्स ले लो और ये वाई ले लो। ठीक है बेटा, अब क्या होना है, यहाँ अगर डी जेड स्क्वायर अगर बोला गया तो एक तो लाइन आपने जेड के ऊपर ऐसे करके ड्रॉ कर दी ऊपर नीचे, और एक आप यहाँ पे क्या करते हैं कि सर्कल जैसा बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है, बेबी सुथर ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसमें जो लोब्स हैं वो जेड, डी जेड में तो है ही, साथ में एक्स वाई प्लेन के अंदर भी, इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एक्स वाई प्लेन में भी पाई जाती है, सर्कल ही इंडिकेट करता है। तो ये आया बेटा हमारे पास कि जो 5D ऑर्बिटल्स हैं उन 5D ऑर्बिटल की शेप कैसे करके बनी। जब हमें इतना समझ में आ गया, देखो शेप सभी बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए। यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास, अगर मान लो मैं अगर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इन 3 ऑर्बिटल की अगर मैं बात करता हूं तो इनको बोला जाता है बेटा दीज ऑल आर नॉन एक्साइल ऑर्बिटल। क्या पढ़ते हैं बेटा इनको, दीज आर कॉल्ड नॉन एक्साइल ऑर्बिटल। मतलब क्या लिखेंगे कि लोब्स आर प्रेजेंट in between the एक्सिस। जहां पे लोब्स जो होते हैं वो एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं। मतलब क्या लिखा, दिस वन एक्स वाई के बीच में, देख रहे हैं आप, यहां क्या बोला, वाई जेड बोला, वाई जेड के बीच में, यहां जेड एक्स बोला, जेड एक्स के बीच में। लेकिन जो सेकंड वाला पार्ट ये बन रहा है, ये नीचे जो मैंने ड्रॉ किए हैं, इन्हें बोला जाता है दिस वन इज कॉल्ड एक्साइल ऑर्बिटल। क्या पढ़ते हैं, दीज आर एक्साइल ऑर्बिटल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइल ऑर्बिटल, यहां लिखेंगे लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस, कि लोब्स जो हैं वो एक्सिस के अलोंग पाए जाते हैं। कैसे करके, देखो ये एक्स यहाँ है तो बिल्कुल एक्स के साथ में जा रहा है,
ये वाई है तो वाई के साथ में क्या क्या है हमारे पास, ये लोब्स जा रहे हैं, ठीक है। ये ऑर्बिटल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम। और यहाँ भी देखो डी जेड स्क्वायर, बिल्कुल जेड में क्या हो रहा है, लोब जा रहा है। या जो एक्स वाई प्लेन है उसके अंदर भी उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये सबसे पहले तो आपने ये समझे कि भाई हमारे पास जो 5D ऑर्बिटल्स हैं वो डबल डम्बल शेप के अंदर होते हैं। डम्बल सभी बच्चों को पता है, अगर कभी किसी ने जिम में देखा होगा तो जिम में अगर आपने देखा है, या अगर ऐसे नहीं भी देखा तो डम्बल के शेप में आपको बता दूं कि यहाँ पे ऐसे करके ये ड्रॉ कर दिया मैंने, और ये ऐसे करके एक तरफ भी ऐसे बाहर इसका है और एक तरफ भी ऐसे करके दोनों तरफ ऐसे हो गए, तो ये डम्बल शेप इसे बोला जाता है। तो जो डी ऑर्बिटल होती है उसकी शेप जो होती है वो, अगर पी की बात करते हैं तो डम्बल बोलते हैं, और डी की अगर बात करते हैं तो डबल डम्बल इसे बोला जाता है। तो डबल डम्बल की शेप हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। एक्साइल नॉन एक्साइल हो गया, एक्साइल जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको भी हमने ड्रॉ कर दिया। एक्साइल का नॉन एक्साइल का बोला, लोब्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस एंड लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। इन बिटवीन और अलोंग, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे पास क्या बने, जो 5D ऑर्बिटल्स हैं उनको बेटा हमने क्या कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। अब जब हम इतना समझ गए, अब नया कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत मजेदार कंसेप्ट है। अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझना चाहते हैं बेटा तो बहुत ध्यान से सुनो, मन लगा करके सुनो कि सर क्या क्या चीजें बताने जा रहे हैं। सो नाउ लेट अस मूव। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये जो 5D ऑर्बिटल्स हैं, ये 5D ऑर्बिटल्स जब तक ये फ्री स्टेट में होते हैं, जब तक ये फ्री स्टेट में होते हैं, फ्री मेटल आयन के स्टेट में होते हैं, तो इन सब की जो एनर्जी होती है, दे ऑल हैव सेम एनर्जी। इन सभी की एनर्जी क्या होती है, मैं लिखूंगा इन द फ्री मेटल आयन स्टेट, the energies of 5D orbitals are same, so that the incoming electron will enter any one of them. So these orbitals are called, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, these orbitals are called degenerate d ऑर्बिटल्स। यहां ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया कि ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जब तक मेटल फ्री स्टेट में है, मेटल आयन फ्री स्टेट में है, तब तक इसके जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इन 5 ऑर्बिटल्स को एक नाम दिया जाता है, these are called degenerate d orbitals. What do you mean by degenerate d orbitals? Degenerate d orbitals का मतलब हो गया कि जितने भी हमारे पास ये ऑर्बिटल हैं, they all have the energies of 5D orbitals. इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ऑर्बिटल्स आर सेम, इनकी एनर्जी सेम होती है। That's why इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल एंटर। जैसे मान लो बेटा किसी एक बेंच पे 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो उस बेंच पे हम बोलेंगे कि दोनों की एनर्जी या दोनों का लेवल इस समय क्या है, सेम है। और अगर मान लो हम बेंचेस को, एक बेंच को आगे रख देते हैं और 2 बच्चे उसमें बैठे हैं, और एक बेंच हमने पीछे रखा और 2 बच्चे पीछे वाले बेंच में बैठे हैं, तो तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस, हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पे इनका लेवल चेंज हो गया, या एक बेंच को थोड़ा ऊपर उठा करके रखो, एक को थोड़ा नीचे रख दो, तो उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि लेवल क्या हो गया, चेंज हो गया। दैट्स वाई जब तक मेटल जो है फ्री स्टेट में है, तब तक उसके जितने भी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं या 5D ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी सेम है।
और उनको ही डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स के नाम से वो जाने जाते हैं। बहुत क्लियर है बेटा। अब होता क्या है कि जब ये हमारे पास मेटल आयन फ्री स्टेट में है, होता क्या है कि यहां हमारे पास जब लिगेंड अप्रोच करता है, लिगेंड के पास लिगेंड का अपना स्फेरिकल फील्ड होता है, लिगेंड का अपना सिमेट्रिकल फील्ड होता है, लिगेंड के अंदर अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। जब लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है, तो जब वो अप्रोच करता है तो जो मेटल होता है उस मेटल के अंदर जो उसके 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको अभी हमने नाम दिया था, दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। वो जो 5d जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी एनर्जी के अंदर चेंज आना स्टार्ट होता है। एनर्जी के अंदर क्या आता है? चेंज आना स्टार्ट होता है। और इनकी एनर्जी के अंदर जब चेंज कैसे करके, लिगेंड का जो सिमेट्रिकल या स्फेरिकल फील्ड होता है उसके कारण जो हमारे पास मेटल के 5d ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर चेंजेस आते हैं, और उसके कारण उन 5d जनरेट ऑर्बिटल की जिनकी एनर्जी अभी मैंने बोला था कि सेम एनर्जी है, उस एनर्जी में चेंज आने लगता है। और चेंज कैसे आता है कि अब डिपेंड करेगा कि हमारे पास ऐसे कौन से जो d ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ कि एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को मैं ड्रॉ करता हूँ कि कैसे करके हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को समझते हैं। जैसे मान लो बेटा, आपको ध्यान होना चाहिए लाइक दिस वन, कि ये हमारे पास दिस वन सेंट्रल मेटल एटम और आयन, लाइक दिस वन, ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन मैंने ड्रॉ कर दिया बेटा। ध्यान से सुनिए, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। इसके साथ में यहाँ अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया बेटा मैंने, ठीक है, ये ऐसे बना दिया, यहाँ और यहाँ ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। इन सारी जगहों पे क्या चीज़ है? इन सारी जगहों पे हमारे पास, अगर मैं एक्सिस की अगर बात करूं लाइक दिस वन, तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, चलो पहले ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, ऐसे बना दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस वन, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। मान लो हमारे पास कोई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब समझो आप इसको, हाँ। और इसमें इन सारी जगहों पे यहाँ भी लिगेंड लगा है, यहाँ भी अगर मान लो हमारे पास क्या है, सॉरी, यहाँ मैं पहले ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है, प्लेन भी ड्रॉ करूँगा अभी। ये हमारे पास लाइक दिस वन, ये ड्रॉ किया, ये एक्स प्लेन हो गया, इसे ड्रॉ करेंगे। दिस वन वाई प्लेन, इसे ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे करके ड्रॉ किया, ये जेड प्लेन। ध्यान से सुनो हाँ बेटा, क्या बोला गया कि हमारे पास ये एक्स हो गया, थोड़ा सा टिल्टेड करके हमने इसे ड्रॉ कर दिया। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में टोटल नंबर में अगर मैं बोलूं कि लिगेंड्स कितने जुड़े होंगे, तो लिगेंड क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनेंगे कि जैसे मान लो इस जगह पे लिगेंड है, इस जगह पे लिगेंड है, इस जगह लिगेंड है, इस जगह पे लिगेंड है, इस जगह पे लिगेंड है, ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास क्या बन गए, लिगेंड बन गए। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। अब इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में होता क्या है कि डी की अगर मैं बात करूं तो इसके ऑर्बिटल अगर आप ड्रॉ करें, अगर डी एक्स वाई में बोलता हूं, मुझे ध्यान से सुनो, हाँ क्या बोलता हूं, मुझे ध्यान से सुनेंगे कि अगर मैं डी एक्स वाई बोलता हूं, डी एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि जो इस मेटल आयन के अंदर इसका ऑर्बिटल बनेगा, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ये मैंने यहाँ वाई लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ ये एक्स हो गया, चलो वाई यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, दिस वन वाई, ये एक्स और वाई। तो डी एक्स वाई अगर आप ड्रॉ करते हैं बेटा, तो मतलब एक्स और वाई के मिड में ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके आपने डी एक्स वाई को ड्रॉ किया। ध्यान से समझिए। एक अगर मैं आपको बोलता हूं कि डी एक्स वाई के बाद डी वाई जेड को ड्रॉ करो, तो डी वाई जेड को आपने, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, वाई जेड में आपने डी का ऑर्बिटल ऐसे करके ड्रॉ किया, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। बहुत मजेदार कंसेप्ट है अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। डी वाई जेड भी हो गया। अगर मैं आपको डी जेड एक्स की अगर बात करता हूं, तो ये एक्स हो गया बेटा और ये जेड हो गया, ये डी जेड एक्स बन गया, जेड एक्स। और ध्यान देंगे कि ये अपने आप में 3D के अंदर है, तो अगर ये 3 डायमेंशनल है तो उस कंडीशन में ये y पीछे की तरफ है, y अगर बैक साइड में है
तो इसका मतलब जो डी जेड एक्स आप ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल ऐसे करके ले आएंगे बेटा, ये ऐसे करके डी जेड एक्स आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, आप ध्यान से सुनो। यहां पे अगर एक्स वाई आपने बोला तो ये जो ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल के सामने पे कोई लीगेंड नहीं है, क्योंकि डी के अंदर जो ऑर्बिटल है ना, डी एक्स वाई ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूं, अभी केवल इसे ध्यान से सुनो। तो डी एक्स वाई अगर आपने बोला दिस वन एक्स दिस वन वाई, और ऑर्बिटल क्या बनेगा, इन दोनों के मिड में बनेगा, नॉन एक्साइल है, जहां पे जो लोब्स हैं वो इन बिटवीन होंगे एक्सिस के, तो इन बिटवीन में आएंगे एक्स वाई। तो इसके सामने पे कोई लीगेंड है या कोई लीगेंड नहीं, इसका मतलब अगर इसके सामने पे कोई लीगेंड नहीं, और लीगेंड को याद रखेंगे बेटा कि लीगेंड को जैसे मैंने बोला कि लीगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या लीगेंड अपने आप में क्या है, जैसे मान लो न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी लीगेंड अपने आप में क्या माना जाता है, क्योंकि लीगेंड तो इलेक्ट्रॉन देता है, और अगर लीगेंड अगर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसलिए लीगेंड का अपना एक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, या जो लीगेंड है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। दैट्स वाई जो ऑर्बिटल, अब देखो यहाँ पे लीगेंड नहीं है, इसलिए इस ऑर्बिटल के साथ में मैंने जो नाम लिया ऑक्टेट्रॉन ज्योमेट्री में डी एक्स वाई हो गया, और लीगेंड के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे ये जो लीगेंड है अगर वो आ जाता और ये जो ऑर्बिटल था, ऑर्बिटल भी नेगेटिव रीजन माना जाता है, ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन का जो घर है वो ऑर्बिटल को ही बोला जाता है। तो अगर यहाँ पे लीगेंड आ जाता तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होती, तो यहाँ हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके सामने लीगेंड नहीं आया, डी एक्स वाई में नहीं आया। डी वाई जेड की अगर बात करें तो वाई जेड में भी नहीं है, यहाँ भी कोई लीगेंड नहीं, इसलिए डी वाई जेड की अगर बात करें तो इसके सामने भी लीगेंड नहीं आ रहा। डी जेड एक्स की अगर बात करिए, जेड वगैरह ये एक्स हो गया, ध्यान देंगे सामने पे नहीं है, ये 3D में है, ये पीछे की तरफ है, इसलिए अगर ये बैक साइड में है तो ये भी किस में नहीं आएगा, डी जेड एक्स जो होगा, डी जेड एक्स जो होगा वो भी डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में नहीं आएगा बेटा, लीगेंड के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर ये लीगेंड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो इनकी एनर्जी क्या होती है, इनकी एनर्जी मिनिमम रहती है, नो रिपल्शन, या हम क्या बोलेंगे, कोई भी रिपल्शन नहीं है, देयर इज नो रिपल्शन, या कोई रिपल्शन नहीं है। ध्यान से सुनेंगे यहाँ, या कोई भी किसके साथ में रिपल्शन नहीं है, लीगेंड के साथ में किसका रिपल्शन नहीं है, ऑर्बिटल का रिपल्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लीगेंड के ऑर्बिटल के सामने पे लीगेंड नहीं आ रहा है। अब अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनो, अगर मान लो हम किसकी बात करते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की अगर बात करते हैं, सो लेट अस टू नो अबाउट कि अगर आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो अगर मान लो डी एक्स स्क्वायर अगर आप लिखना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। देखो आप ध्यान से सुनो, यहाँ से किया, यहाँ से ये डी एक्स स्क्वायर ऐसे बना दिया, और डी वाई स्क्वायर अगर आप ड्रॉ करते हैं, अब बिल्कुल वाई पे ले जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे यहाँ इस समय, ये इस समय मैं वाई की बात कर रहा हूँ, केवल यहाँ से लेकर के और वाई में ले गए। आपको ये दिख रहा है कि पहले मैंने डी जेड एक्स लिखा था तो आपको लग रहा है कि उसके ऊपर ही जा रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। इस समय मैं वाई को ही काउंट कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बिल्कुल इनके सामने पे लीगेंड भी आ रहा है। देखो आप अगर आप एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं तो इसके सामने लीगेंड आ गया, देखो आप लीगेंड आ रहा है ना बेटा, बिल्कुल लीगेंड, यहाँ देखो लीगेंड आ रहा है, यस एंड नो। अब होता क्या है कि ऑर्बिटल के ऊपर जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूँ, कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, डी एक्स स्क्वायर हो गया और वाई स्क्वायर हो गया। ये ऑर्बिटल अपने आप में नेगेटिव रीजन है, और ये किसके कॉन्टेक्ट में आए बेटा, ये लीगेंड के कांटेक्ट में, लीगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगी, तो एनर्जी बढ़ जाएगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। अगर डी जेड स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो डी जेड स्क्वायर ऐसे करके बनेगी बेटा, ऐसे करके आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये ऑर्बिटल ऐसे ड्रॉ किया, तो इसके सामने पे भी लीगेंड आ रहा, देखो आप यहां भी लीगेंड है। अगर ये ऑर्बिटल लीगेंड के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, दैट्स वाई डी जेड स्क्वायर के अंदर भी क्या होगी, रिपल्शन होगी। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ, इट कॉजेज रिपल्शन, और रिपल्शन के कारण जो एनर्जी होती है वो एनर्जी बढ़ जाती है, मैक्सिमम एनर्जी इंक्रीजेज, यहाँ लिखेंगे एनर्जी इंक्रीजेज, यहाँ लिखेंगे एनर्जी डिक्रीजेज। ऐसे सुनेंगे बेटा, कोई रिपल्शन नहीं है, यहाँ रिपल्शन है। इसलिए अब जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होता है वो डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है, किसके कारण, जब लीगेंड उसके नजदीक आता है। मतलब जब तक मेटल फ्री स्टेट में है
तो उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है, उसकी एनर्जी सेम है 5d ऑर्बिटल की। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स। व्हेन द मेटल आयन कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड, जो लिगेंड है उस लिगेंड के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो अपने आप को क्या करने के लिए, उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए वो उसके साथ कांटेक्ट में जैसे आएगा, उसकी एनर्जी के अंदर चेंज आता है। किसकी एनर्जी के अंदर? जो 5d ऑर्बिटल्स हैं। और वो 5d ऑर्बिटल ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, इफ यू वांट टू से अबाउट ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री, दैट्स व्हाई जो हमारे पास मेटल आयन के अंदर जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट कर जाता है, वो टूट जाता है। और जैसे वो स्प्लिट करेगा, टूटेगा, तो वो 2 सेट ऑफ एनर्जी लेवल के अंदर क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है बेटा, तो जो 2 सेट्स बनेंगे एनर्जी लेवल के, उसके ऊपर जो वर्क होगा बेटा, वो मैं आपको जो अगला वीडियो आएगा उस अगले वीडियो में मैं आपको उसका जो कंसेप्ट है वो सारा का सारा वहाँ पे आपको डिटेल में करवाऊंगा। उसके बाद इसके कंसेप्ट के बाद अगला जो टॉपिक आएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी, उसके ऊपर वर्क करेंगे। आशा करता हूँ बेटा कि आप सभी बच्चों को अभी तक जो कंसेप्ट मैंने आपको करवाया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।